तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। चलिए, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आज इसके आगे की बातचीत स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था पोलन गेंस के बारे में, पोलन गेंस के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस किया था हमने। और साथ ही साथ डिस्कस किया था कि जो पोलन गेंस है उसके अंदर कितने टाइप्स की सेल्स मिलती हैं और उनके क्या क्या यूजेस, ये भी डिस्कस किया था हमने। और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था कि पोलन गेंस को कैसे प्रिजर्व करके रखा जा सकता है इन पोलन बैंक्स। आज हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है जी, आज हम बात करेंगे पिस्टिल के बारे में, मेगास्पोरेंजियम के बारे में और साथ ही साथ एम्ब्रियोसेक के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे कि ये पिस्टिल क्या है या मेगास्पोरेंजियम क्या होते हैं, और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे एम्ब्रियोसेक के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो तीनों ही पोर्शन है, ये तीनों ही पार्ट किसके हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे बेसिकली आपके साथ, वो डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है किसी भी फ्लावर के अंदर, उसे हम कहते हैं बेसिकली गाइनोशियम। गाइनोशियम गाइनोशियम बेसिकली है क्या, तो गाइनोशियम रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है जी, कहता है गाइनोशियम के अंदर ग्रुप ऑफ, आप कह सकते हो, पिस्टिल होते हैं। ठीक है जी, गाइनोशियम का एक्चुअल में एक फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट को रिप्रेजेंट करता है और इसके अंदर बहुत सारे जिसके जो आप कह सकते हो जो यूनिट होती है, उस यूनिट को हम क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं। तो जो गाइनोशियम है ये क्या है, बेसिकली इट रिप्रेजेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड पिस्टिल और कार्पेल। जो गाइनोशियम की जो यूनिट है हमारे पास, इसे हम पिस्टिल या कार्पेल कहते हैं। ठीक है जी, अब लॉजिक क्या है जी कि गाइनोशियम के अंदर एक पिस्टिल भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कहता है अगर किसी गाइनोशियम के अंदर केवल एक पिस्टिल या एक कार्पेल है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं मोनोकार्पेल। एक से ज्यादा होते हैं तो मल्टी कार्पेल। तो अब हम दो टर्म आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो टर्म है हमारे पास, दैट इज मोनोकार्पेल। मोनोकार्पेल का मतलब क्या होता है जी, बेसिकली कि गाइनोशियम कंटेनिंग सिंगल कार्पेल और पिस्टल। तो बेसिकली मोनोकार्पेल क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर गाइनोशियम में केवल एक सिंगल कार्पेल या एक सिंगल पिस्टल होता है। नेक्स्ट है जी हमारे पास मल्टी कार्पेल। कहता है मल्टी कार्पेल क्या है, तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर गाइनोशियम में एक से ज्यादा कार्पेल या पिस्टल प्रेजेंट होते हैं। तो आप ये कहेंगे जी गाइनोशियम हैविंग टू और मोर कार्पेल। जब गाइनोशियम के अंदर दो या दो से ज्यादा कार्पेल होते हैं, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं मल्टी कार्पेल। अब क्वेश्चन हमारे पास यह आता है बॉयज, ठीक है जी, क्वेश्चन हमारे पास यह आता है स्टूडेंट्स कि जो अगर एक से ज्यादा कार्पेल है, तो ये एक से ज्यादा जो कार्पेल है ये फ्यूज भी हो सकते हैं या फ्री भी हो सकते हैं। तो कंडीशन ये है कि अगर कार्पेल एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं सिन कार्पेस। और अगर ये कार्पेल एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, तो इसे हम कहते हैं एपोकार्पस। तो हमारे पास बेसिकली जो मल्टी कार्पेल की जो कंडीशन है, इसमें दो कंडीशंस पॉसिबल होती हैं। एक को हम कहते हैं सिन कार्पस। सिन कार्पस में क्या है, व्हेन कार्पेल्स आर फ्यूज टुगेदर आर फ्यूज्ड टुगेदर। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जी हमारे पास हिबिस्कस, ठीक है। ऐसी अगर हम बात करें एपोकार्पस की,
आप सिनकार्पस में एक और एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, पेपावेर। ऐसे अगर हम बात करें एपोकार्पस की, तो एपोकार्पस में क्या होता है जी, व्हेन कार्पल्स आर फ्री फ्रॉम ईच अदर। जब कार्पेल क्या होते हैं, एक दूसरे से फ्री होते हैं, ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एपोकार्पस। इसके एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं आप निकलिया। ठीक है जी, ये हमारे पास कुछ कंडीशंस है जिसमें हमने बात की कि जो गायनोशियम है, बेसिकली गायनोशियम क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। इस गायनोशियम की जो यूनिट है उसे आप कहते हैं पिस्टिल या कार्पेल। अब कंडीशन क्या है कि गायनोशियम के अंदर एक कार्पेल भी हो सकता है, मोनोकार्पेलरी, एक से ज्यादा हुए मल्टी कार्पेल। अब अगर ये एक से ज्यादा है तो फ्यूज भी हो सकते हैं और सेपरेटेड भी। अगर फ्यूज है तो सिनकार्पस और अलग अलग है तो एपोकार्पस। अब आगे मूव करते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जी एक पिस्टिल के बारे में या एक कार्पेल को डिस्कस करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे, इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स ये देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पिस्टिल के बारे में। पिस्टिल का ही एक और नाम होता है मेगा पोरोफाइल, मेगास्पोरोफिल। ठीक है जी, पिस्टिल का एक दूसरा नाम है। अब हम बात करेंगे जो पिस्टिल है हमारे पास, या जिसे हम कार्पेल भी कहते हैं, इस पिस्टिल या कार्पेल के अंदर बेसिकली कितने पार्ट्स आते हैं। तो पिस्टिल या कार्पेल के अंदर बेसिकली 3 पार्ट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो पिस्टिल या कार्पेल है, इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो इट कंसिस्ट ऑफ 3 parts. First, stigma, second, style, थर्ड, ओवरी। तो ये बेसिकली 3 पार्ट है किसके अंदर, एक पिस्टिल के अंदर, एक कार्पेल के अंदर। अगर इसको डायग्राम वाइज रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप डायग्राम देख सकते हैं, इसका डायग्राम भी बहुत अच्छा है इसका। इसका जो अपर पार्ट है ये होता है स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये है ओवरी। जो स्टिग्मा है, अगर हम स्टिग्मा की बात करें तो स्टिग्मा के ऊपर सबसे पहले क्या आता है, पोलर ग्रेन्स आते हैं जिसे आप मेल गैमेट भी कहते हैं। तो अगर हम इस स्टिग्मा की बात करें तो इस स्टिग्मा का जो फंक्शन है बेसिकली ये क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि इट प्रोवाइड द सरफेस फॉर लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। ठीक है जी, स्टिग्मा क्या करता है, तो ये क्या करता है बेसिकली, इट प्रोवाइड द सरफेस फॉर लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। तो इस स्टिग्मा का मेनली काम क्या है, पोलन ग्रेन्स को लैंड करने के लिए सरफेस देगा। सेकंड क्या है जी, स्टाइल। स्टाइल क्या है बेसिकली, आप देखें तो ये एक लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक होती है। ये क्या होती है, एक लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक होती है। ठीक है जी, तो अगर हम बात करें स्टाइल के बारे में तो ये क्या है, इट इज ए लॉन्ग स्लेंडर स्टॉक, और इसके साथ साथ जो ओवरी है, तो ओवरी क्या है बेसिकली, ये पिस्टिल का जो बल्जिंग पार्ट होता है, आप कहते हो जो बेसल पार्ट है पिस्टिल का, वो होता है ये। तो ये क्या है जी, इट इज बेसल, बेसल मतलब बेस, बेसल मतलब बेस, बेसल बल्ज्ड पार्ट ऑफ पिस्टिल। तो बेसिकली पिस्टिल के अंदर ये 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या है, ये सरफेस प्रोवाइड करता है फॉर द लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स। स्टाइल का काम क्या है कि लॉन्ग सिलेंडर स्टॉक होती है। साथ ही साथ जो हमारे पास ओवरी है, ओवरी क्या है बेसिकली बेसल बल्ज पार्ट होता है पिस्टिल का। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो कहानी थी वो थी पिस्टिल की, जिसे हम कहते हैं मेगा स्पोरोफाइल। अब हम बात करेंगे कि इस पिस्टिल के अंदर
जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज नोन एज मेगास्पोरेंजियम, जिसे हम क्या कहते हैं, ओव्यूल भी कहते हैं। तो अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ओव्यूल की कहानी को। चलिए तो आगे डिस्कस करते हैं जी ओव्यूल के बारे में, जिसे हम मेगास्पोरेंजियम भी कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल के बारे में। लेकिन उससे पहले कुछ टर्म्स भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। इससे पहले कुछ टर्म्स भी हमें डिस्कस करनी है, वो टर्म्स बहुत जरूरी है चीजों को समझने के लिए। चलिए सबसे पहला जो टर्म है हमारे पास, उसे हम कहते हैं ओवेरियन कैविटी या फिर लोक्यूल। ओवेरियन कैविटी या ओवेरियन लोक्यूल, ये होता क्या है बेसिकली, तो कहता है ओवेरियन कैविटी या ओवेरियन लोक्यूल क्या होते हैं। तो बेसिकली जो ओवरी है, ओवरी के अंदर का जो स्पेस होता है, उस स्पेस को ही हम कहते हैं ओवेरियन कैविटी या ओवेरियन लोक्यूल। ठीक है जी। तो ओवेरियन कैविटी और ओवेरियन लोक्यूल है क्या बेसिकली, तो आप ये कह सकते हैं कि स्पेस प्रेजेंट इनसाइड द ovary, space present inside the ovary is known as ovarian cavity और ovarian locule। अगला कॉन्सेप्ट, जो अगला टर्म है हमारे पास, दैट इज नोन एज प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन, अब प्लेसेंटेशन क्या होता है जी, कहता है ओवरी के अंदर एक्चुअल में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। उस प्लेसेंटा से क्या अटैच होता है, ओव्यूल। उस प्लेसेंटा से क्या अटैच होता है, ओव्यूल। तो कहता है उस ओव्यूल की जो अरेंजमेंट होती है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है, ऑन प्लेसेंटा इज नोन एज प्लेसेंटेशन। कहता है ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल्स, और उन ओव्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है किसके ऊपर, प्लेसेंटा के ऊपर, उस अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो नेक्स्ट टर्म है जी हमारे पास प्लेसेंटेशन। तो हम ये कह सकते हैं प्लेसेंटेशन क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ, the arrangement of ovules on placenta is called placentation। उसे हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स थी हमारे लिए। अब हम बात करेंगे जी सबसे पहले किसके बारे में, ओव्यूल्स के बारे में। जैसे अभी हमने बात की कि जो अरेंजमेंट होती है ओव्यूल्स की, उसकी अरेंजमेंट को ही हम क्या कहते हैं, जो ओव्यूल्स की अरेंजमेंट होती है इसी हम क्या कहते हैं, प्लेसेंटेशन। तो अब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इस ओव्यूल के बारे में कि ओव्यूल क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसे है, या क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं इस ओव्यूल के अंदर। तो उसी को हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल। तो अब हम डिस्कस करेंगे मेगास्पोरेंजियम या ओव्यूल के बारे में। चलिए तो सबसे पहली बात हम डिस्कस करेंगे ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो अगर हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, तो ओव्यूल के अगर स्ट्रक्चर को हम देखें तो ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये होता है जी फनिकल, ये होता है हाइलम, ये होते हैं इंटेग्यूमेंट्स, ये आउटर इंटेग्यूमेंट्स है, ये इनर इंटेग्यूमेंट्स, यहां होता है एम्ब्रियो सैक, ये होता है न्यूसिलस, इस पार्ट को हम कहते हैं चैलाजल पार्ट, इस पार्ट को हम कहते हैं माइक्रोपाइल,
ये होता है माइक्रोपाइल एंड। ठीक है जी, तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है एक ओव्यूल का। और हम जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस, देखो जी ओव्यूल्स बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, और हम जिस ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं उस ओव्यूल को कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। तो बेसिकली आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ये जो स्ट्रक्चर है ओव्यूल का ये है एनाट्रोपस ओव्यूल। अगर आप इस एनाट्रोपस ओव्यूल को देखते हैं तो इसके अंदर सबसे पहला पार्ट है दैट इज फनिकल। और बेसिकली ये जो फनिकल है ये वही पार्ट है जो क्या करेगा, ओव्यूल की अटैचमेंट में हेल्प करता है। फनिकल जो है हमारे पास ये वही पार्ट है जो ओव्यूल की, चलिए जो फनिकल है हमारे पास ये बेसिकली वही पार्ट है जो ओव्यूल की अटैचमेंट में हेल्प करता है विद द प्लेसेंटा। तो यानी जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा से जब ओव्यूल अटैच होता है तो किसकी हेल्प से अटैच होता है, दैट इज फनिकल। तो फनिकल क्या है, फनिकल इज द स्टॉक विच हेल्प इन द अटैचमेंट ऑफ ओव्यूल टू द प्लेसेंटा। ठीक है जी, तो आप ये कह सकते हैं कि फनिकल क्या है, तो इट इज अ स्टॉक विच help in the attachment of ovule to the placenta। सेकेंड पार्ट क्या है जी फनिकल के बाद, सेकेंड ऑप्शन इज हाइलम। सेकेंड वन इज हाइलम। हाइलम क्या है बेसिकली, तो आप ये कह सकते हैं कि हाइलम क्या है, एक जंक्शन है किसके किसके बीच का, तो हाइलम इज अ जंक्शन बिटवीन फनिकल एंड ओव्यूल। ये जो पूरा ओव्यूल है इस ओव्यूल और फनिकल के बीच का जो जंक्शन है उस जंक्शन को ही हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। तो हाइलम क्या है बेसिकली, आप ये कह सकते हैं कि जो हाइलम है इट इज ए जंक्शन बिटवीन फनिकल एंड ओव्यूल। फनिकल एंड ओव्यूल के बीच का जो जंक्शन है उस जंक्शन को हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। सेकंड पार्ट इज व्हाट, नेक्स्ट हमारे पास इंटेगुमेंट्स, चाहे वो आउटर इंटेगुमेंट्स हो या इनर इंटेगुमेंट्स। ये क्या होते हैं बेसिकली, तो आप एक ऐसे, तो ये क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो इंटेगुमेंट्स का मेन काम क्या है जी, ये प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो इंटेगुमेंट्स होते हैं, चाहे वो इंटेगुमेंट्स आउटर हो चाहे वो इनर हो, इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है जी, प्रोटेक्शन का काम होता है। तो इट इज द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है जी, तो ये हो गया जी हमारे पास इंटेगुमेंट्स फिनिश हो गए। नेक्स्ट है जी चलाजल पार्ट। चलाजल पार्ट क्या होता है, तो आप ये कह सकते हैं कि ये बेसल पार्ट होता है किसका, ओव्यूल का। बेसल मतलब लोअर पोर्शन होता है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास चलाजल। चलाजल पार्ट ये क्या होता है जी, इट इज द बेसल पार्ट, इट इज द बेसल पार्ट ऑफ ओव्यूल। अब हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन बच गया दैट इज व्हाट, दैट इज न्यूसिलस। अब हम बात करेंगे इस न्यूसिलस के बारे में। और माइक्रोपाइल एंड क्या होता है बेसिकली, ये वो पार्ट है जहां पे इंटेगुमेंट्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो माइक्रोपाइल एंड क्या होता है, ओव्यूल का वो पार्ट जहां पे इंटेगुमेंट्स क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, उस पार्ट को हम कहते हैं माइक्रोपाइल एंड। ठीक है जी, तो नेक्स्ट है जी हमारे पास माइक्रोपाइल एंड। तो आप ये कह सकते हो जी क्या माइक्रोपाइल एंड क्या होता है, तो पॉइंट वेयर इंटेगुमेंट्स आर absent। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज न्यूसिलस। ये न्यूसिलस,
न्यूक्लियस क्या बेसिकली एक ऐसी लेयर है जो क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। डेवलपिंग जो एम्ब्रियो सैक फॉर्म होगा, ठीक है, इस एम्ब्रियो सैक को जो न्यूट्रिशन देने का काम होगा वो किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। तो न्यूक्लियस जो है हमारे पास, इसका मेन फंक्शन क्या है, अगर न्यूक्लियस की बात करें तो जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का मेन काम क्या है, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो सेल। तो ये बेसिक फंक्शन था, ये बेसिक पार्ट्स थे हमारे पास किसके, ओव्यूल के या मेगास्पोरेंजियम के। और साथ ही साथ हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि इनके जितने भी पार्ट्स हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो याद रखेंगे जी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आपसे पेपर में एग्जाम में एज इट इज पूछ जाता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, और उसके पार्ट्स को लेबल कीजिए। तो ये आपके पास डायग्राम है और उसके जितने भी पार्ट्स उन सभी के फंक्शन मैंने आपके सामने बता दिए हैं। आगे हम मूव ऑन करेंगे कि जो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। तो एक्चुअल में जो एम्ब्रियो सैक फॉर्मेशन है वो कैसे होती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो यही है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है या कैसे ये प्रोसेस होती है। तो अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में, और इस पे बहुत प्यारा क्वेश्चन भी बनता है जी, वो भी बताएंगे वो क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी मेगास्पोरोजेनेसिस। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि जी मेगा स्पोरोजेनेसिस होता है क्या है। तो जी मेगा स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर, ठीक है जी, थ्रू मेगा स्पोर मदर सेल इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखो जी, मेगा स्पोरो का मतलब क्या है जी, मेगा स्पोर मतलब मेगा स्पोर फॉर्मेशन, जेनेसिस का मतलब होता है सिंथेसिस। तो मेगा स्पोर की जब सिंथेसिस होती है उस प्रोसेस को ही हम कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो आप ये कह सकते हैं the process of formation of megaspore from megaspore mother cell और शॉर्ट फॉर्म में MMC थ्रू is called मेगास्पोरोजेनेसिस। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब कॉन्सेप्ट ये है कि जो मेगास्पोर फॉर्म होते हैं, ये फॉर्म होते कैसे हैं, तो आपने बताया जी मेगास्पोर मदर सेल से। अब ये मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट कहाँ होते हैं, तो इनसाइड दी न्यूक्लियस। जो हमने ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा था आपके सामने, मैंने ओव्यूल का स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। देखिए जी, ये जो ओव्यूल का स्ट्रक्चर है, इसमें ये जो लेयर है इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये जो लेयर है इसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये जो लेयर है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल। न्यूक्लियस के जस्ट अंदर होती है मेगास्पोर मदर सेल, और उस मेगास्पोर मदर सेल से क्या फॉर्म होती है जी, मेगास्पोर। तो अब उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपके साथ। तो अब हम बात कर रहे थे जी मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो मेगास्पोरोजेनेसिस होती कहाँ से, तो हमें क्या चाहिए, एक मेगास्पोर मदर सेल चाहिए। ये है हमारे पास MMC, मेगास्पोर मदर सेल। ये पूरा क्या है, एक मेगास्पोर मदर सेल। इस मेगास्पोर मदर सेल को कौन कवर करता है, तो इसे कवर करने के लिए क्या प्रेजेंट है हमारे पास, न्यूक्लियस की सेल्स। ये न्यूक्लियस है हमारे पास। ये जी न्यूक्लियस, और ये हमारे पास MMC, मेगास्पोर मदर सेल्स। अब इसमें होता है क्या, म्योसिस सबसे पहले होगी जी, म्योसिस फर्स्ट। म्योसिस फर्स्ट होती है यहाँ पे, और म्योसिस फर्स्ट के बाद जो MMC है उसमें बनते हैं मेगास्पोर डाइड।
मेगास्पोर डायड, यानी एक जो सेल उसमें मियोसिस 1 होगी और इसके अंदर दो पार्ट बन जाएंगे। ये बन गई जी मेगास्पोर डायड, और इसके जस्ट आउटर लेयर जो होगी वो कौन सी होगी, न्यूक्लियस की। ये जी न्यूक्लियस की लेयर, इसके अंदर क्या बन गया, मेगास्पोर डायड, इसे हम कहते हैं मेगास्पोर डायड। इसके जस्ट बाद मियोसिस 2 फिनिश होगी हमारी। अब जो मियोसिस 2 होगी इसके बाद क्या बनेंगे, सीधा टेट्राड, मेगास्पोर टेट्राड, दो से क्या बन जाएंगे, चार बन जाएंगे। तो अब जो फॉर्म होगा हमारे पास वो बनेगा जी मेगास्पोर टेट्राड। ये बन गया हमारे पास मेगास्पोर टेट्राड, और इसके चारों तरफ क्या है, न्यूक्लियस की लेयर। अब कहता है जी ये जो हमारे पास मेगास्पोर टेट्राड फॉर्म हुए हैं, इस मेगास्पोर टेट्राड में से जो तीन होते हैं वो कर जाते हैं डीजनरेट, यानी तीन तो हो गए जी डीजनरेट, तीन हो गए खत्म। तो अब इस मेगास्पोर टेट्राड में से केवल एक ही बचता है जो आगे डेवलप होता है एम्ब्रियोसैक फॉर्मेशन में, और इसीलिए जो एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन होती है उसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि एक मेगास्पोर से केवल एक ही एम्ब्रियोसैक बन रहा है। क्यों? क्योंकि एक मेगास्पोर से चार मेगास्पोर टेट्राड बने थे, लेकिन चार में से तीन क्या हो गए, डीजनरेट। तो जो एक बच गया वही आगे डेवलप होता है एम्ब्रियोसैक की फॉर्मेशन में। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जो मेगास्पोर की जो फॉर्मेशन है वो होती है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्यों? क्योंकि एक एमएमसी से एक क्या बनता है, मेगास्पोर। ठीक है, तो याद रखेंगे जो तीन है हमारे पास, ये तीन क्या कर जाते हैं, डीजनरेट। ये तो कर गए जी डीजनरेट। अब क्या बच गया, एक बच गया। जो एक बच गया हमारे पास वही आगे फर्दर प्रोसेस करता है। जो एक बच गया हमारे पास वही आगे क्या करेगा, फर्दर प्रोसेस करेगा, फर्दर प्रोसेस में हेल्प करेगा। तो ये एक बच गया हमारे पास मेगास्पोर, तीन में से एक पार्ट, चार में से एक पार्ट बच गया। अब यहाँ क्या होगा, डिवीजन होती है। यहाँ जो डिवीजन होती है वो होती है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, एक से दो न्यूक्लियस, फिर दो से चार न्यूक्लियस, फिर चार से आठ न्यूक्लियस। अब कॉन्सेप्ट क्या, जरा ध्यान सुनेंगे जी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है। ये बन गया जी आठ न्यूक्लियस। क्वेश्चन ये पूछा है जो न्यूक्लियस की जो डिवीजन है कौन सी प्रोसेस से होती है, तो यहां होती है जी माइटोटिक या माइटोसिस कह सकते हैं जिसे आप। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है वो माइटोटिकली होता है, मतलब जो क्रोमोसोम यहाँ थे, देखो जी यहाँ पे जो कंडीशन थी एमएमसी की वो होती है 2n, डिप्लॉइड कंडीशन होती है। लेकिन जब मेगास्पोर बनते हैं तो यहाँ कंडीशन आती है n, हैप्लॉइड, यानी क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गए। तो आगे जो कंडीशन है, अब आप यहाँ अगर म्योसिस करते हैं तो n/2 तो होता नहीं है, तो इसलिए इसके बाद जो प्रोसेस होती है यहाँ पे उन सभी में आपको ये कंडीशन मेंटेन रखनी होती है, इसलिए यहाँ प्रोसेस जो होती है माइटोसिस। तो याद रखेंगे इस पूरी डेवलपमेंट में एक तो होगी जी म्योसिस, यानी म्योसिस तो हो ही रही है आपके पास, साथ ही साथ और क्या हो रहा है, माइटोसिस भी होती है। तो माइटोसिस के थ्रू ही यहाँ जो न्यूक्लियस के डिवीजन हुए हैं, एक से दो न्यूक्लियस, दो से चार, चार से आठ न्यूक्लियस फॉर्म हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स। अब जब आठ न्यूक्लियस बन जाते हैं तो ये जो न्यूक्लियस है ये अपने आप को अरेंज करते हैं, और होता क्या है बेसिकली कि इसके अंदर तीन न्यूक्लियस जो है ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं और तीन न्यूक्लियस नीचे, तीन न्यूक्लियस ये ऊपर की तरफ मूव कर गए, और इन तीनों के सराउंडिंग में सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है। सेम वैसे ही तीन न्यूक्लियस नीचे अपने आप को अरेंज करते हैं, इनके चारों तरफ भी सेल वॉल की फॉर्मेशन आ जाती है ऐसे। अब बच गए जी दो न्यूक्लियस, ये दो न्यूक्लियस कहाँ जाते हैं, सेंटर में। ये दो न्यूक्लियस सेंटर में आ जाते हैं। अब आप ये देखिए कि इसके साथ साथ पहले तो न्यूक्लियस डिवीजन होती है, न्यूक्लियस के चारों तरफ अब क्या फॉर्म हो जाती है, सेल वॉल फॉर्मेशन होने लग जाती है। तो अब आप ये देखेंगे कि इस एक एम्ब्रियो सैक के अंदर, इस एक एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको एक बहुत प्यारी कंडीशन दिखती है जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन। देखिए जी क्या कहता है, इस एक एम्ब्रियो सैक के अंदर आपको टोटल 1 2 3 4 5 6 और ये 7, देखिए जी ये पूरा पोर्शन, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ऐसे ही यहाँ पे चौथा सेल, पांचवा सेल और ये छठा सेल, 6 सेल ये हो गए। और एक ये पूरा पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये जो पूरा पार्ट है ये पूरा पार्ट,
ये पूरा एक सेल है, तो टोटल इसमें कितने सेल हो गए? 7 सेल, 1 2 3 4 5 6, और एक ये पूरा सेंटर में 7 सेल। लेकिन न्यूक्लियस कितने यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसलिए इस स्टेज को हम कहते हैं 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियर स्टेज। ठीक है जी, ये जो स्टेज है इसका स्पेशल नाम होता है क्या? 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियर स्टेज। सेवन सेल एंड 8 न्यूक्लियर स्टेज। ठीक है जी, अब इस 7 सेल और 8 न्यूक्लियर स्टेज को थोड़ा और अच्छे से इलोबरेट कर देते हैं जरा। देखिए जी, इसमें होता क्या है, ऊपर का जो ये पोर्शन होता है, इस पोर्शन को, ये जो ऊपर वाला जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं चलाजल एंड। चलाजल एंड। जो नीचे वाला पोर्शन होता है इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल एंड। इसके साथ साथ अब यहां जो तीनों सेल्स है, इन तीनों सेल्स को हम कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। ये जो दो सेल्स है नीचे, इन दोनों को हम कहते हैं सिनर्जिड सेल्स। या इसको एक काम करते, चलो ये सिनर्जिड सेल हो गया। ये जो सेल जो सेल दिख रही है आपको, इसे हम कहते हैं एग सेल। अच्छा, अब ये जो सेंटर में जो सेल है इसे हम कहते हैं जी सेंट्रल सेल। इस सेंट्रल सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई है, इन दोनों न्यूक्लियाई को हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इन दोनों ही न्यूक्लियाई को हम क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट है। और इसके साथ साथ हमारे पास यहां एक और बहुत प्यारा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं फिलीफोम अपैरेटस। बहुत प्यारा स्ट्रक्चर होता है हमारे पास फिलीफोम अपैरेटस का। सिनर्जिड सेल के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है ऐसे। ये जो व्हाइट कलर में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है इसे हम कहते हैं फिलीफोम अपैरेटस, जो बाद में पोलन ट्यूब को गाइड करेगा एंट्री के लिए। फिलीफोम अपैरेटस। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर होता है। इस एम्ब्रियो सैक के अंदर टोटल जो है वो 7 सेल होती है और 8 न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इस स्टेज को हम कहते हैं 7 सेल एंड 8 न्यूक्लियर स्टेज। और ध्यान सुनेंगे, जिसमें एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछा आता है कि इस पूरे एम्ब्रियो सैक के अंदर टोटल कितनी सेल वॉल फॉर्मेशन होती है। तो हमारे पास टोटल 6 जो है सेल वॉल फॉर्मेशन होती है इसके अंदर। और साथ ही साथ इस पूरी प्रोसेस को अगर आप देखें, मेगा स्पोरोजेनेसिस को अगर आप देखें, तो इसके अंदर मियोसिस के साथ साथ माइटोसिस भी हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल कितनी माइटोसिस होती है यहाँ पे। पहला यहाँ जब होता है तो इस केस में माइटोसिस हो रही है, यहाँ जब हो रहा है तो भी माइटोसिस, और यहाँ भी। तो आप ये देख सकते टोटल कितनी माइटोसिस है, 3 माइटोटिक डिविजन्स होती हैं और 1 मियोटिक डिविजन्स होती हैं इस पूरी फॉर्मेशन के अंदर। 1 मियोटिक डिवीजन, 3 माइटोटिक डिविजन्स। ठीक है, और उसके बाद फाइनली जाके क्या फॉर्म होते हैं? एम्ब्रियो सैक। ठीक है जी, तो ये जो एम्ब्रियो सैक है एक्चुअल में यही क्या होता है? फीमेल गैमिट होता है, और इसे हम क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं। ठीक है जी, और ऐसे हमने बात की थी मेल गैमेटोफाइट क्या थे? पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो अभी तक हमने जो भी इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स थे, साथ ही साथ फॉर्मेशन ऑफ मेल और फीमेल गैमेटोफाइट भी डिस्कस कर ली, जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, और उनसे रिलेटेड स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस कर लिया है। अब जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक दैट इज पॉलिनेशन, और डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट इनका फ्यूजन होता है। यहां तक की चीज आई थिंक सभी को क्लियर होंगी। ठीक है,